हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द मैथमेटिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन ऑफ CUT PG 2022. As you must be knowing, CUT stands for Combined University Entrance Test और इसके थ्री दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU और जितनी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी MCA में एडमिशन होता है। खाली MCA में नहीं, MSc OR में भी, MSc साइबर सिक्योरिटी में भी और भी जितने अलाइड डिसिप्लिन हैं उन सब में एडमिशन के लिए CUT कंडक्ट करा जाता था। 22 में शुरू हुआ है। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट CUT मेंट फॉर एडमिशन टू MCA कोर्सेज। इसके अलावा जो दूसरा एंट्रेंस होता है MCA के लिए, दैट इज NIMCET, NITs में एडमिशंस के लिए। और व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू MCA एंट्रेंसेस? नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो CUT के थ्रू जितने MCA एडमिशंस हैं, द ड्यूरेशन ऑफ दोज MCA कोर्सेज इज ओनली 2 years। और जो भी NIMCET के थ्रू MCAs हैं, ड्यूरेशन इज 3 years। तो CUT के थ्रू आप यदि एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, और सारे रिनाउंड कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ दोस कॉलेजेस आर रिप्यूटेड एंड रिनाउंड, तब आप 1 साल सेव करते हैं जो आप इंडस्ट्री एक्सपोजर में आपके काम आ जाएगा। So that way it is something, it's an examination which should be considered as a very very important examination और बहुत सीरियसली आपको इसे प्रिपेयर करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दे फील दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे फील दैट द पैटर्न इज द सेम। नो, द पैटर्न इज नॉट द सेम। ऑल्दो द सिलेबस इज सेम, बट द स्टाइल ऑफ क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे आर डिफरेंट इन दीज टू एग्जामिनेशंस। तो यदि आप CUT के लिए, NIMCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपका पूरा CUT हो जाएगा, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। कुछ पोर्शंस ऑब्वियसली कोलाइड करेंगे, सेम होंगे, ओवरलैप करेंगे, बट क्योंकि स्टाइल डिफरेंट है तो प्रैक्टिस, और क्योंकि टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। CUT में इन ऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट कंपलसरी हैं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन पे, हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर पे -1 की पेनल्टी होती है। जो पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ इंग्लिश, logic means all this type of reasoning, you know, whether it is analytical or quantitative or mathematical. Okay, I'm simply calling it reasoning and a bit of general awareness. और जो पार्ट बी होता है जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सपोज हम MCA के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, तो MCA के लिए कौन कौन सा पोर्शन वो कंसीडर करते हैं? दे कंसीडर मैथमेटिक्स, दे कंसीडर कंप्यूटर साइंस, एंड दे ऑल्सो कंसीडर अनदर सेक्शन विच दे हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, जिसमें वो सिलोजिज्म भी लेते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग भी लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, आई मस्ट टेल यू, इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर NIMCET। तो NIMCET में नॉर्मली उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट CUT में आते हैं। स्टेटमेंट असर्शंस CUT में वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट इन्फेरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लिसिट असम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस NIMCET में कम आते हैं। इसी तरह एक मैचिंग प्रॉब्लम बहुत कॉमन है CUT में। अभी अब जब हम डिस्कस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स में हमने इस पेपर को डिवाइड कर रखा है पार्ट ए का, बट क्योंकि ये MCA वाला पेपर है तो इसके पार्ट ए में ही हमने पार्ट बी के भी वो क्वेश्चन डाले हैं जो लॉजिक से रिलेटेड है। ओके, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांट और मैथमेटिकल एबिलिटी और दी एनालिटिकल एबिलिटी। जब हम यहाँ मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं तो मोर लाइक क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ओके, और जब हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। सो इन ए सिंपल वे यू मे ट्रीट इट टू बी द रीजनिंग सेक्शन। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो लुक एट द क्वेश्चंस। So not a tough one, it's quite an easy one. Half of a large pizza is cut into 4 equal size pieces. जरूरी नहीं है, जब भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, since time is very important, तो जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम को एट द सेम टाइम समझे। आप ये देखिए कि एक पिज्जा को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हाफ पार्ट इधर लिख लीजिए, हाफ पार्ट इधर लिख लीजिए। हाफ ऑफ ए लार्ज पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल साइज पिज्जा, तो इसे 4 में काट दिया उसने, और अदर हाफ इज कट इनटू 6 इक्वल, 2 3 4 5 6। जब इसे हर एक को 4 पार्ट में काटा तो ये कितना हो गया? 1/8। 1/8 इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, बट क्योंकि हम सीख रहे हैं और आपको ये समझाया जा रहा है लॉजिक, इसलिए इतना लिख रहे हैं। हर पार्ट 1/12 होगा। ठीक है, जो हाफ पिज्जा है उसे 1/6 पार्ट्स में उसने डिवाइड करा। इफ ए पर्सन वर टू ईट वन ऑफ द लार्जर पिज्जा, एक पार्ट उसने खा लिया, एंड 2 ऑफ द स्मॉलर पिज्जास,
2 पार्ट इसमें से खा गया वो, तो यहां पे कितने पार्ट बच गए? 3 पार्ट यहां पे बच गए, और यहां पे कितने पार्ट बच गए? क्योंकि टोटल 6 पार्ट थे, 2 पार्ट उसने कंज्यूम कर लिए, 4 पार्ट्स यहां पे बच गए। 4 पार्ट्स कह लीजिए चाहे पीसेस कह लीजिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ओके, इट हार्डली मैटर्स। अब वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा वुड रिमेन अनईटन, तो ये दोनों पार्ट्स का जो सम है दैट इज अनईटन, वो बच गया है। तो ये किसके बराबर आ गया? 3/8 प्लस 4/12, ठीक है ना, क्योंकि 6 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 3/8 यहां से आ गया, और 4 पार्ट ये बच गए तो 4/12 आ गया। सो दैट इज 3/8 प्लस 1/3, and you can easily take the LCM in the denominator, so it becomes 9 plus 1. So अब अपने आप देख लीजिए, 8 ते 24 यहाँ 9 आ गया, और 8 ते 24 यहाँ 8 आ गया, 9 और 8 17 upon 24, 17 upon 24 is your answer. So second choice is the right answer. ठीक है ना। यहाँ ये ऊपर स्लॉट 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जो CUT होता है वो अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्ट होता है। 22 में पहली बार एग्जाम हो रहा था, खाली एक ही स्लॉट में वो कंडक्ट हुआ, इसलिए स्लॉट 2 है। देयर वाज नो स्लॉट 1, देयर वाज नो स्लॉट 3, ओके, ओनली स्लॉट 2 वाज देयर फॉर CUT meant for admission to MCA courses. So that is the first question, okay. Then comes the second question. In a business, A and C invested amounts in the ratio 2:1. तो हम लिख लेते हैं A:C as is 2:1, whereas ratio of A and B is 3:2. ये टोटल रुपीज हैं जो इनका प्रॉफिट था। हाउ मच अमाउंट डिड बी रिसीव, तो हमें बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली जिस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होगी उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट होगा, बट उसके लिए हमें निकालना होगा A:B:C, ठीक है ना। जब भी तो हमें पता चलेगा कि टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें से बी के इतने पार्ट्स हुए, और उस इन्वेस्टमेंट टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट है, बी के इतनी पार्ट की इन्वेस्टमेंट थी, प्रोपोर्शनैलिटी उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा हमें। अब ये ए है, ये ए है, ये दोनों यदि डिफरेंट है तो हमेशा आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ए कॉमन है तो आपको इन दोनों को सेम बनाना है। सो बेटर टेक देयर एलसीएम। एलसीएम का मतलब है यू मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड यू मल्टीप्लाई इट बाई 2। और अब सबको पता होगा जब भी किसी रेशो की दोनों टर्म्स को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं देन रेशो रिमेन्स द सेम, ओके। सो इट मींस इट बिकम्स 6:1 एंड इट बिकम्स 6:4। एंड नाउ इट्स सो इजी, यू नो, ये भी 6 है, ये भी 6 से मैचिंग हो गया, तो 6:3, सॉरी 6:3, सो 6:4:3, ये रेशो बन गया हमारा A:B:C का। तो जो भी कॉमन है ना उन नंबर्स का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, इसे 6 बनाने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा, इसे 6 बनाने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इट बिकम 6:3, ये बिकम 6:4। तो यहां से हमें रेशो मिल गया 6:4:3। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने पार्ट्स की हुई? 6 और 4 10 और 3 13, और में से बी ने कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करा? 4 पार्ट्स कंट्रीब्यूट करा। ऐसे तो करते हैं आप लोग रेशो में। टोटल है 6 और 4 10 और 3 13, टोटल इन्वेस्टमेंट 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 4 पार्ट्स बी की इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन ही प्रॉफिट है तो इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट योर आंसर। इट वाज एज इजी एज दिस। क्लियर है सब लोगों को? सो 4/30 into 157 which is out to be rupees 48,400. So 48,400 is your answer. Another good example, but not that time. और टाइम भी खाली 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और हम उस 1 मिनट में से भी टाइम सेव करना चाहते हैं जिससे हम वो टाइम उन क्वेश्चंस पे लगा सकें जो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली लेंथियर हैं, स्पेशली इन द मैथमेटिक्स पोर्शन, ओके। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Company A produced, okay, toy trucks at a cost of ₹50 each for the first 100 trucks. तो 100 ट्रक्स उसने प्रोड्यूस करे एट द रेट ऑफ ₹50 और एडिशनल ट्रक्स करे एट द रेट ऑफ ₹35। अब वो कह रहे 500 टॉय ट्रक्स की वो बात कर रहा है, इसका मतलब 400 ट्रक्स उसने ₹35 के रेट पे प्रोड्यूस करे, तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। वॉज प्रोड्यूस बाई कंपनी ए एंड सोल्ड फॉर ₹100 ईच, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 के 100 उसने
सेल करें 100 रुपीज के प्राइस पे। आपको बताना है कंपनी ए का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो यू नो व्हाट टू डू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, सो इट विल बी 100 है 500 है 500 टॉयज, सो 500 I'll just make it correct. Because toys are 500 in number. ये 100 ये 400, 500 into 100 minus 100 into 50 plus 400 into 35. ठीक है ना, you can easily simplify this to get your answer. इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सपोज वी यूज अवर चॉइसेस एज वी डू इन अदर क्वेश्चंस, ओके, कि कैसे चॉइसेस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लेट्स मेक एन अटेम्प्ट फॉर दैट। तो ये सब कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये मानिए कि उसने कुछ करे 50 पे और कुछ प्रोड्यूस करे 35 रुपए पे, ठीक है ना। सो 100 एट द रेट ऑफ 50 एंड 400 एट द रेट ऑफ 35, और सबको बेचा है 100 रुपीज पे। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते कि 500 के 500 उसने 50 रुपए के रेट पे मैन्युफैक्चर करे कॉस्ट प्राइस, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा। बट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 100 क्यों 500 के 500 उसने 50 पे बनाए और 500 के 500 उसने 100 पे बेचे। इस सिचुएशन में भी हर टॉय ट्रक पे उसे 50 रुपए का फायदा होता, और 500 ट्रक पे यदि 50 रुपए का भी उसे फायदा होता तो बन जाते 25,000 रुपए। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम से कम 25,000 रुपए तो होना ही चाहिए था, और 25,000 कम से कम होना चाहिए था। तो ये तीन चॉइस तो वैसे गलत थी, सही है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं दोबारा समझा देता हूं, एंड दैट इज हाउ वी डू इट सैनमैक्स, यू नो, कि कैसे हम चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। कंपनी ने प्रोड्यूस करे 100 टॉयज 50 रुपीज पे एंड रिमेनिंग 35 रुपीज पे, ठीक है ना, कम कॉस्ट पे। बट थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि उसने हर टॉय 50 रुपए पे प्रोड्यूस करा, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका। हर टॉय को उसने 100 रुपए पे बेचा, तो इसका मतलब हर टॉय पे उसे 50 रुपए का प्रॉफिट मिला। जबकि हमारे केस में सिचुएशन फर्क है, 100 पे उसे प्रॉफिट मिला 50 रुपए का और 400 पे उसे प्रॉफिट मिला 65 रुपए का। बट थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 400 पे भी 50 रुपए का ही मिला। इसका मतलब हर 500 टॉय पे मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट मिला। तो इस केस में भी मेरा प्रॉफिट 25,000 तो होना ही चाहिए था, जबकि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये भी 50 पे। तो मिनिमम प्रॉफिट 25,000 है, और कोई भी नीचे की तीनों चॉइस में से 25,000 नहीं है। इट मीन माई आंसर कैन नॉट बी वन ऑफ दीज चॉइसेस, सो इट हैज टू बी फर्स्ट चॉइस, है ना। आपने देखा, इट्स सो इंटरेस्टिंग, ना। तो वो अप्रोच आप डेवलप कीजिए अपने अंदर, वो आपको आगे कंप्यूटर साइंस के कैरियर में भी हेल्प करती है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस आपके शार्प होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं, आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप डीबगिंग करते हैं, तो आपकी आंख होनी चाहिए एरर देखने वाली। लाइक लुकिंग एट अ सिचुएशन, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर द बग लाइज, तभी तो आप अच्छे कंप्यूटर प्रोफेशनल बनेंगे एक, ठीक है ना। तो वो ही अप्रोच अपने में डेवलप कीजिए जब आप एंट्रेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper fixes the marked price of an item 35% above its cost price. The percentage of discount allowed to gain 8% is what? That's again a good question. प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। आप यदि इसे ढंग से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपको पता होगा 3 तरह का मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस का मतलब आप प्रिंटेड प्राइस भी मान सकते हैं। कई बार आपने देखा ना, प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस प्रिंटेड होता है, और शॉपकीपर कई बार आपको डिस्काउंट ऑफर करता है उस प्राइस पे, एंड यू फील हैप्पी दैट यू आर गेटिंग इट एट ए लेसर प्राइस। वही सेलिंग टैक्टिक्स है मार्केट की, ओके। तो उसने वो कह रहा है कि मेरी सपोज कॉस्ट प्राइस उसके 100 रुपीज थी, ठीक है। बट वो कह रहा है मैं जो मार्क्ड प्राइस लूंगा, मार्क्ड प्राइस कह लीजिए या प्रिंटेड प्राइस कह लीजिए, मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, मार्क्ड प्राइस और द प्रिंटेड प्राइस कितना है, 35% ज्यादा, मतलब 135 रुपीज। आपको दिखाई देगा इस पे लिखा हुआ 135 रुपीज, बट वो 135 में बेचेगा नहीं, आपको ऑब्लाइज करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करेगा। बट वो कह रहा है मैं कितना डिस्काउंट ऑफर करूं कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 8% का नेट प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब बेसिकली वो सेलिंग प्राइस चाहता है इसके ऊपर 8% के साथ। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस वो चाहता है 108 रुपए। 100 का 8% 8 रुपीज, तो 108 में बेचना चाहता है, बट दिखाना 135 में चाहता है। तो इसका मतलब बेसिकली वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है आपको, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट ऑफर्ड।
मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन स्क्रिप्ट्स के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसकी स्क्रिप्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाती है आप लोगों को, प्रोवाइडेड आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें। तो इसलिए मैं सारा डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डिफरेंस आ जाता है डिस्काउंट ऑफर्ड, एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 135 माइनस 108? 135 माइनस 108 comes out to be 27 रुपीज। और ये 27 रुपीज डिस्काउंट देना है किस प्राइस पे? 135 रुपीज पे, क्योंकि लिखा हुआ तो 135 दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 27 को 108 पे ले लेते हैं। नो, आपको लिखा हुआ दिख रहा है 135, बेचना आपको 128 8 पे है, तो आप जो डिस्काउंट ऑफर करेंगे वो 135 रुपीज पे करेंगे। 135 पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं 27 रुपए का, तो परसेंटेज कितनी हो गई? तो डिस्काउंट परसेंटेज आपकी हो गई 27 अपॉन 135 इंटू 100। ठीक है ना, ये आपका डिस्काउंट होना चाहिए। अब आप इसे 5 से कैंसिल कर लीजिए, 20 आ जाएगा, और ये 27 से 27 आप कैंसिल कर लीजिए। ये 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो आंसर सिंपली कितना आ गया आपका? 20%. So that comes out to be 20%. Hardly 5 to 10 seconds you need to be able to answer this problem comfortably. Okay, so just like this. So I hope आपको समझ आ रहा होगा, and you must be enjoying it. Not just enjoying, you must be learning it. Okay. Then comes fifth problem. Choose the odd man out. It is another very easy problem, you know. बट आप में से काफ़ी लोगों की जनरेशन को ये बिलोंग नहीं करता है ये सब चीज़ें। मोहम्मद रफ़ी, के एल सहगल, हमारी जनरेशन के लिए तो ये बहुत पॉपुलर नेम्स थे। आप में से भी कुछ लोगों को शौक हो सकता है इन चीज़ों का, नहीं तो आपके पेरेंट्स के एज में तो ये शौक था ही, एक्सेप्ट अदनान सामी, ये आपके टाइम में भी चलता है। तो आप देखते हैं अदनान सामी है क्या? इज बेसिकली ए सिंगर। सिमिलरली मोहम्मद रफ़ी एंड के एल सहगल वर सिंगर्स। तो ये तीनों सिंगर्स थे, बट नौशाद साहब जो थे वो म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ऑब्वियसली ऑड मैन आउट कौन हो गया? नौशाद साहब हो गए। ठीक हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर नेम्स ऑफ सिंगर्स, whereas third is the name of music composer and director. So that's why the third choice is an odd man out. So that way we were able to do all these examples, the first 5 examples, or I should say the actual questions of CUET 2022 paper. I hope आपने समझी होंगी चीजों को। फिर भी कोई डाउट है, you can write your request to us and we'll be explaining it again, or even if you have some more questions which you want us to solve, we can do that happily. All the best. See you soon.